गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीबीएससी फर्स्ट ईयर। हमने कल बात की थी, हमने नई यूनिट प्रारंभ की थी कल, और किसके बारे में बताया था हमने? महासागरीय नीतल की हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियाँ। प्रवाल को हम बोलते हैं कोरल, प्रवाल को हम क्या कहते हैं? कोरल। और प्रवाल भित्तियों को बोलते हैं कोरल रीफ्स। देखिए क्या होता है, जो प्रवाल होता है एक चूने से बना हुआ जीव होता है। वो चूना उसका खाना होता है, चूने का एक खोल बनाता है अपने चारों ओर। और कह सकते हैं कि हम उष्ण कटिबंधीय क्या पाया जाता है? महासागरों में पाया जाता है प्रवाल या मूंगा। उसको हम मूंगा भी कह सकते हैं। प्रवाल या मूंगा उष्ण कटिबंधीय महासागरों में पाया जाने वाला, जो मुख्य रूप से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाया जाता है। जो प्रवाल है उसको मूंगे के नाम से भी जाना जाता है। और एक सिलेंट्रेटा संघ है, उसका यह जीव है, समुद्री जीव है, उष्ण कटिबंधीय महासागरों में पाया जाता है और अपना निर्वाह चूने से करता है। यह क्या करता है? एक स्थान पर बहुत सारी मात्रा में होते हैं। ये क्या करते हैं? चूने से अपने चारों तरफ खोल बना लेते हैं। जैसे ही यह जीव मर जाता है, दूसरा जो मूंगा होता है वह उसी के ऊपर अपना खोल बना लेता है। इस प्रकार ये जब अपने खोल बनाते हैं तो एक बड़ी भित्ति या चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोरल रीफ्स या प्रवाल भित्तियाँ। जो ये मूंगा होता है, छोटे छोटे जीव होते हैं, संख्या जीव होते हैं, जब मर जाता है तो दूसरा मूंगा इसी के ऊपर अपना खोल बना लेता है, जिसके कारण यह एक विस्तृत भित्ति का रूप धारण कर लेता है, जिसको हम बोलते हैं कोरल रीफ या प्रवाल भित्तियाँ। बात करते हैं 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी अक्षांश के मध्य महासागरों में पाए जाते हैं। जीवित रहने के लिए तापमान चाहिए 20 से 22 डिग्री सेल्सियस। तापमान कितना चाहिए? 20 से 22 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए हमें क्या चाहिए? तापमान चाहिए। ऐसा तापमान इनके लिए उपयुक्त होता है। ये क्या होते हैं? छिछले सागरों में पाए जाते हैं, बहुत अधिक गहरे सागरों में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ इनको सांस लेने में और प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण यह छिछले सागरों में पाए जाते हैं और ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं। अंतः सागरीय आपने चबूतरे नाम सुना होगा, जो अत्यधिक गहराई पर नहीं पाए जाते हैं और सूर्य की किरणें वहाँ तक पहुँच पाती हैं। जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँचती हैं वहीं तक इनका जो हम कह सकते हैं जो मूंगा है या प्रवाल है वो जीवित रह सकता है, क्योंकि उससे भोजन मिलता है उसको, और जो चूना होता है उसका अपने चारों तरफ खोल बना लेता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके लिए जो अवसाद रहित जल होना चाहिए। अत्यधिक अवसाद आएगा तो क्या होगा? ये जो मूंगा है वह मर जाता है, उसके मुंह में गाद मिट्टी भर जाने से मर जाता है। इसके लिए अधिक अवसाद युक्त जल नहीं होना चाहिए। अंतःसागरीय चबूतरों पर इसका विकास होता है। कह सकते हैं कि हम 150 से 250 फीट की गहराई तक इनका विकास होता है, क्योंकि इसके बाद इसके लिए उपयुक्त दशाएं नहीं पाई जाती हैं और जो मूंगा है वह मर जाता है। प्रथम अगर हम बात करें कि इनके लिए उपयुक्त दशाएं कौन सी पाई जाती हैं जहां पर यह मूंगा जीवित रह सकता है या मूंगा के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। प्रथम बात करें, करक और मकर रेखाओं के मध्य जो समुद्री जो क्षेत्र होते हैं उनके पास पाए जाते हैं, जहां सागरीय जल की जो लवणता पाई जाती है 27, एक नया आया है आपके पास, प्रति हजार बोलते हैं इसको, प्रतिशत नहीं बोलते हैं, प्रति हजार। 27 प्रति हजार से 30 प्रति हजार क्या पाई जानी चाहिए? उसमें लवणता की मात्रा पाई जानी चाहिए। कि इसमें जो जल है, जल की लवणता की बात करी है कि 27 प्रति हजार। ये जो साइन है किसका है? प्रति हजार का। मोस्टली हम अच्छे से देखते ही नहीं है लिखा क्या हुआ है, प्रतिशत पढ़ते जाते हैं। तो 27 प्रति हजार मतलब हजार में कितनी मात्रा? 27, ठीक है। तो प्रतिशत होता है 100 में होता है, ये हजार में है। तो जो प्रति मात्रा की अगर हम बात करें, प्रति हजार की बात करें, 27 से लेकर 30 तक जल में लवणता की मात्रा होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, जब मूंगे के खोल एक दूसरे के पास आते हैं तो एक चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं और उस चट्टान को हम क्या कहेंगे? प्रवाल भित्ति। क्योंकि छोटे छोटे जीव हैं, जब ये असंख्य मात्रा में होते हैं तो एक दूसरे के पास अपने खोल बना लेते हैं और उस खोल बनाने से क्या करते हैं? एक चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं, एक भित्ति बन जाती है जिसको हम कहते हैं प्रवाल से बनी हुई है, इसलिए नाम क्या दिया हमने? प्रवाल भित्ति। नेक्स्ट कही,
हल्के ज्वार के समय अधिक दिखाई देते हैं, परंतु गहरे ज्वार के समय ये दिखाई नहीं देते हैं। वर्तमान में जनसंख्या वितरण 19 स्थानों पर पाया जाता है जो समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। कह सकते हैं कि अत्यधिक गहरे समुद्री भाग में ये जीवित नहीं रह सकते। जो अंतः सागरीय जो चबूतरे हैं वो इनके लिए उपयुक्त होते हैं। अंतःसागरीय चबूतरे ऐसे क्षेत्र जो अत्यधिक गहराई पर नहीं पाए जाते हैं, वो क्षेत्र इनके लिए उपयुक्त पाए जाते हैं। यह जो जीव होता है अपने अरब सागर के जितने भी छोटे छोटे टापू हैं, जितने भी द्वीप हैं, वो इस परवाल या मूंगे से बने हुए हैं। वो सब क्या हैं? लक्षद्वीप की अगर हम बात करें, रामेश्वर के निकट जो रामेश्वर के समीप जो क्षेत्र है अगर हम उसकी बात करें तो छिछले सागरों में पाए जाते हैं, और वहाँ पर जो पाए जाते हैं वो कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति या प्रवाल से बने द्वीप हैं। वो क्या हैं? अगर हम लक्षद्वीप की बात करें, अरब सागर में जितने भी छोटे छोटे द्वीप हैं, अगर हम उन सब की बात करें तो उनका निर्माण किससे हुआ है? इन्हीं मूंगे की चट्टानों से उनका निर्माण हुआ है। हम कह सकते हैं कि प्रवाल से ही उसका निर्माण हुआ है, इसलिए हम प्रवाल द्वीप के नाम से भी उनको जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, पूर्ण स्वच्छ जल प्रदूषण युक्त क्षेत्र, अधिक सामुद्रिक गहराई तथा लवणता इनके विकास में क्या होते हैं? बाधक होते हैं। जैसे ही लवणता की मात्रा बढ़ जाती है उससे भी क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। लवणता की मात्रा बताई 27 से 30 प्रति हजार होनी चाहिए। और ऐसा जो क्षेत्र होता है मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों से, आर्थिक क्रियाओं से विमुक्त होना चाहिए। मनुष्य बार बार जाएगा आएगा तो उससे क्या होता है? इनका विकास नहीं हो पाता है। तो शांत क्षेत्र चाहिए जिसके कारण क्या हो सके? इनका विकास हो सके। अब हम बात करते हैं इनको कितने भागों में विभाजित किया जाता है, या प्रवाल भित्ति के प्रकार की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट डालेंगे, ये समुद्र में 4 प्रकार की पाई जाती हैं। वैसे तो मुख्य रूप से इनके 3 ही प्रकार पाए जाते हैं। एक मूंगा के बारे में और बताऊंगी, ठीक है। फर्स्ट हम डालेंगे तटीय प्रवाल भित्ति। तटीय प्रवाल भित्ति, तटीय प्रवाल भित्ति ऐसी प्रवाल भित्ति जो तट के समीप पाई जाती है, हम क्या कहेंगे? तटीय प्रवाल भित्ति। ये क्या है? स्थल खंड। और इसके साथ ही क्या हो गया? इसके साथ ही क्या हो जाता है? इस भित्ति का इस वाले क्षेत्र में क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। इस वाले क्षेत्र में जो भित्ति होती है उसको हम किस नाम से जानेंगे? तटीय प्रवाल भित्ति। बिल्कुल छिछला सागर होता है, तट के बिल्कुल पास वाला जो लगा हुआ क्षेत्र होता है वहाँ पर इस प्रकार की भित्ति का निर्माण होता है। इधर स्थल भाग होता है, स्थल से बिल्कुल टच वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पर इस प्रकार की भित्ति का निर्माण होता है। महाद्वीप या द्वीप के किनारे निर्मित होते हैं। इस प्रकार की जो प्रवाल भित्ति होती है तटीय प्रवाल भित्ति कहते हैं। तट के समीप वाले क्षेत्र में तटीय प्रवाल भित्ति। दक्षिणी फ्लोरिडा की बात करें, मलेशिया के द्वीप की बात करें, भारत में मन्नार की खाड़ी की बात करें, रामेश्वर के निकट है भारत में मन्नार की खाड़ी, उसके सहारे पाए जाने वाला क्या है? प्रवाल है। कौन सा? तटीय प्रवाल भित्ति। ऐसे भित्तियाँ जिनकी रचना क्या होती है? तट के समीप होती है, तटीय प्रवाल भित्ति कहलाती है। बात करते हैं कि जो तटीय प्रवाल भित्ति है, जो मूंगा होता है वह जीव तट के समीप क्या कर लेता है? अपनी चट्टान का निर्माण कर लेता है। और जो चट्टानीय संरचना तैयार हो जाती है यह अधिक गहरा भाग नहीं होता है, छिछला हुआ भाग होता है। और दूसरा इन्होंने बताया कि इसके पूर्व वाले भागों को लैगून के नाम से जानते हैं। लैगून का निर्माण होता है जिसे बोट चैनल के नाम से भी जानते हैं। फ्लोरिडा है, मन्नार की खाड़ी है, रामेश्वर के निकट, वहाँ पर इस प्रकार की प्रवाल भित्ति पाई जाती है। आपने एक नाम सुना होगा, आपने लैगून सुना, लैगून झीलें। क्या सुना? लैगून झीलें। उड़ीसा की चिल्का झील क्या है? लैगून झील है। तो इन प्रवाल भित्तियों से कि इस वाले क्षेत्र में क्या हो गया? यहाँ पर क्या हो गया? प्रवाल भित्ति का निर्माण हो गया। ये वाला जो छिछला सागर है, इस प्रकार की जो झीलें बनती हैं उनको बोलते हैं लैगून झील। अनूप झील के नाम से भी उनको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अनूप झील। और दूसरा नाम क्या लेंगे उनका? लैगून झीलें। आपने सुना होगा कि हाँ, कौन सी जो झील है उसकी उत्पत्ति या किस प्रकार की है, किस प्रकार की है? आपने कहा होगा लैगून झील है। तो लैगून वही कि होता क्या है वास्तव में? तो वही है, तट के से थोड़ी सी दूरी पर छोड़ के जो चट्टान का निर्माण होता है तो सागर से जो जल होता है उसका संपर्क टूट जाता है। इस प्रकार की जो झीलें बनती हैं उनको किस नाम से जानते हैं? लैगून झीलें या अनूप झीलों के नाम से हम उसको जानते हैं। सेकंड बात करेंगे, सेकंड है अवरोधक प्रवाल भित्ति। सेकंड कौन सी है?
अवरोधक प्रवाल भित्ति। अवरोधक देखिए क्या होता है, ये आपका तट है और यहाँ पर किसी भित्ति का निर्माण हो जाता है। ये क्या है, स्थल भाग, ये क्या है, भित्ति चट्टान, सही है। इस वाले भाग में क्या रह जाता है, जल, और इसके आगे जल। अवरोध, अवरोध के रूप में जिस भित्ति का निर्माण होता है, कौन सी भित्ति कहेंगे, अवरोधक प्रवाल भित्ति। कि महासागर तट के समानांतर कुछ दूरी पर स्थित वृत्ताकार प्रवाल भित्ति को अवरोधक प्रवाल भित्ति कहते हैं। और यह सभी प्रकार की भित्तियों से लंबी होती है, चौड़ी होती है और ऊंची होती है। जितनी भी प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं उनमें सर्वाधिक लंबी पाई जाती है, चौड़ी पाई जाती है और क्या पाई जाती है, ऊंची पाई जाती है। इनका ढाल 25 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक पाया जाता है और इनके बीच में छिछली लैगून झील बन जाती है। ये वाली जो झील है वो क्या है, लैगून झील। ये वाली जो झील है वो क्या है, लैगून झील, अनूप झील भी हम इसको कह सकते हैं। तो विश्व की जो सर्व प्रमुख मुख्य रूप की जो अवरोधक प्रवाल भित्ति है वो है ग्रेट बियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे स्थित है। 9 डिग्री से लेकर 22 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य है और उसकी जो लंबाई है वह 1920 किलोमीटर लंबी विस्तृत है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ग्रेट बियर रीफ के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ, रीफ भित्ति, ग्रेट बियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। 1920 किलोमीटर की लंबाई में यह फैली हुई है और हम कह सकते हैं कि 9 डिग्री से 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य इसका विस्तार पाया जाता है। लंबाई की बात करें 1920 किलोमीटर लंबाई में और 32 से 48 किलोमीटर दूर स्थित है। तट से कितनी दूरी पर स्थित है, 32 से 48 किलोमीटर की दूरी से पर तट से इतनी दूरी पर स्थित है। इस प्रकार की जो भित्ति का निर्माण हुआ है अवरोधक प्रवाल भित्ति जिसको हम कहते हैं। सर्वाधिक लंबी होती हैं, ऊंची होती हैं और चौड़ी पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में ग्रेट बियर रीफ के नाम से जानी जाती है। 1920 किलोमीटर की लंबाई में और तट से 32 से 48 किलोमीटर की दूरी पर यह प्रवाल भित्ति स्थित है। तीसरी बात करते हैं, इस प्रकार की जो झीलें बनती हैं उनको बोलते हैं लैगून झील, क्योंकि बीच में किसका निर्माण होता है, लैगून का। लैगून का दूसरा नाम क्या है, अनुप झीलें। तीसरा क्या है, तीसरों का हम बोल सकते हैं वलयाकार बोल सकते हैं, एटोल बोल सकते हैं, प्रवाल वलय। प्रवाल वलय, वलय क्या होता है, चक्कर, प्रवाल वलय या एटोल। देखिए क्या होता है प्रवाल वलय, ऐसी प्रवाल भित्ति जो किसी भी द्वीप या जलमग्न पठार के चारों ओर क्या हो जाती है, विस्तृत हो जाती है, अंडाकार रूप में पाई जाती है, प्रवाल वलय के रूप में जानी जाती है। आपने देखा होगा कि कोई भी मान लीजिए ये सागर के बीच में क्या है, द्वीप है, सागर के बीच में द्वीप है, तो ये जो प्रवाल भित्ति है वो क्या करती है, इस द्वीप के चारों ओर ही क्या हो जाती है, जलीय भाग में अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं और इसके चारों ओर ही क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। चारों ओर विकसित हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, वलय बन जाएगा। इस प्रकार की जो घोड़े के खुर के समान पाई जाती हैं, वलयाकार रूप में किसी द्वीप के चारों ओर जो भित्तियों का निर्माण होता है, इस प्रकार की भित्तियों को वलयाकार भित्ति या एटोल के नाम से जाना जाता है। घोड़े की नाल या अंगूठी के दृश्य के समान यह हमें दिखाई देती है। आपको पता है जो हमारी अंगूठी होती है कैसी होती है, गोल होती है। तो किसी द्वीप के चारों ओर यह भी किस प्रकार की आकृति में पाई जाती है, गोल आकृति में पाई जाती है। एटोल की संज्ञा दी है विश्व प्रसिद्ध फुराफुटी। विश्व की जो सबसे फेमस है वो क्या है, फुराफुटी, फुराफुटी एटोल। विश्व की सबसे फुराफुटी एटोल है वो वलय के नाम से जानी जाती है और लक्षद्वीप जो समूह के एटोल हैं वो भी इसी में शामिल हैं। लक्षद्वीप के जो एटोल हैं वो भी इसी प्रकार की श्रेणी में शामिल हैं। अब आपको होगी कि अरब सागर कहाँ है, बे ऑफ बंगाल कहाँ है। भारत की बात करें इस वाले क्षेत्र में है अरब सागर और इधर है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की
खाड़ी, इधर अंडमान निकोबार हैं, इधर क्या हैं, छोटे छोटे लक्षद्वीप हैं। वो लक्षद्वीप भी किससे बने हुए हैं, वो भी प्रवलयाकार जो प्रवाल भित्ति है उसी प्रकार से कह सकते हैं कि हम भित्ति चट्टानें हैं, प्रवाल भित्ति हैं, जिसके कारण प्रवाल चट्टानों के कारण उनकी उत्पत्ति हुई है। इसमें एक चीज़ और आती है, पहले हम मूंगा की बात करेंगे, फिर कुछ बातें और बताती हूँ। नेक्स्ट हमने बात करी मूंगा द्वीप, कोरल आइसलैंड जिसको बोलते हैं। एक और होता है मूंगा द्वीप, कोरस आइसलैंड। आइसलैंड, आइसलैंड क्या होता है, द्वीप। आइसलैंड इंग्लिश में द्वीप को क्या बोलेंगे, आइसलैंड। तो जो कोरल आइसलैंड होता है, देखिए क्या होता है, इस प्रकार के जो द्वीप होते हैं तटवर्ती क्षेत्र से बहुत दूरी पर होते हैं। ये गोल आकृति के पाए जाते हैं, मूंगा है गोल आकृति के पाए जाते हैं, एक द्वीप के रूप में निर्मित होते हैं, जिसका आधार समुद्री पर्वतीय क्षेत्र होता है। ज्वारीय स्थिति कारण यह जो मूंगा है, यह चूना स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, लेकिन कई बार यह मूंगा अधिक ज्वार आने के कारण क्या हो जाते हैं, जल से ढक जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जल के अंदर कोई टापू थोड़ा सा दिखाई देता है, फिर वापस ढक जाता है, तो उस प्रकार की स्थिति जो दिखाई देती है वो किसकी है, इसे मूंगा द्वीप की। मूंगा द्वीप मतलब मूंगे से बना हुआ द्वीप के सदृश दिखाई देने वाला सागर के अंदर वाला भाग। कई बार आपने देखा होगा कि जल स्तर बढ़ जाता है तो वो जो छोटा सा टापू है वो क्या हो जाता है, जलमग्न हो जाता है। जैसे ही जल का स्तर कम होता है तो क्या होता है, वह टापू या छोटे से द्वीप के रूप में हमें दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है, तो वो क्या है, मूंगा द्वीप है। एक चीज़ और बताती हूँ, जिस प्रकार से आपने यातायात के साधन पढ़े होंगे 6th क्लास में 7th में, आपने देखा होगा कि हमारे रोड हैं, वहाँ से जो हमारे वाहन हैं वो चलते हैं, ठीक है, रेल है, बस है, ट्रक है, सॉरी बस है, ट्रक है। रेल मार्ग हैं, उनका भी एक निश्चित मार्ग है, वायु मार्ग है वो भी एक निश्चित मार्ग है। आपको पता है कि इधर उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में, इस ऊंचाई पर इस प्रकार आपको जाना है। अपने हवाई मार्ग देखे होंगे, वो भी एक निश्चित दिशा में चलते हैं, सही है। तो उसी प्रकार से जो हमारे जलीय मार्ग हैं वो भी एक निश्चित दिशा में ही चलते हैं। कारण क्या है, कहीं पर भी ये मूंगा चट्टान आ जाती है तो जैसे ही मूंगा चट्टान आएगी क्या नाव आगे बढ़ेगी, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। आपने टाइटैनिक देखा होगा, सर्वप्रथम अपनी पहली यात्रा पर निकला था और पहली ही यात्रा पर निकलने पर क्या हो गया था, उसके साथ हादसा हो गया था, क्योंकि बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े उसके जो आगे वाले पंखे थे उसमें आ गए थे, जिसके कारण क्या हो गया था, डैमेज हो गया था और वह टाइटैनिक डूब गया था। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जिस प्रकार से वायु में मार्ग पाए जाते हैं, वायु परिवहन के लिए मार्ग पाए जाते हैं कि जो एरोप्लेन है, वायुयान है, वो एक निश्चित दिशा में चलेगा, निश्चित ऊंचाई पर चलेगा, उसी प्रकार से जल में भी मार्ग बने हुए हैं। आप देखना कभी भी कि अगर श्रीलंका को भारत को कोई सामान भेजना है या इधर चेन्नई बंदरगाह से मुंबई को कोई सामान भेजना है तो वो ऐसे राउंड लगा के आता है, वो इस अकॉर्डिंग नहीं आता कि भारत और जो श्रीलंका है उसके बीच में जो जगह है उसको कवर करके आ जाए। क्यों? क्योंकि राम सेतु है वो भी क्या है, एक प्रकार से ये मूंगे की ही बनी हुई क्या है, चट्टानें हैं, उससे ही क्या हुआ है, उसका निर्माण हुआ है। तो जो मूंगा द्वीप है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो मूंगा द्वीप है, कभी जब जल का स्तर बढ़ता है तो जो छोटा सा द्वीप होता है या टापू होता है वो क्या हो जाता है, मूंगे से बना हुआ द्वीप होता है, जलमग्न हो जाता है। लेकिन जैसे ही जल का स्तर कम होता है वह छोटे से टापू के रूप में हमें दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। इनके मध्य में कभी कभी ऐसा क्या होता है कि छोटी मात्रा में लैगून दिखाई पड़ती है, परंतु अधिकांश रूप में यह ठोस रूप में पाया जाता है। आपने देखा होगा कि इस प्रकार से अगर दो हैं, इनके बीच में अगर क्या बन जाती हैं, छोटी सी झील बन जाती है, तो ये क्या है, लैगून झीलें हैं। इधर भी टापू है, इधर भी टापू है, तो जैसे ही जलमग्न हो जाता है तो उसमें जल भर जाता है। तो इस प्रकार की जो झीलें बनती हैं उनको लैगून झीलों के नाम से जाना जाता है। और दूसरा हम कह सकते हैं कि ऐसे जो क्षेत्र होते हैं, सघन वनस्पति के क्षेत्र भी होते हैं, जैसे धीरे धीरे इसमें अवसाद भर जाता है और जो पशु पक्षी होते हैं वो यहाँ पर बीज डाल देते हैं। आपको पता है कि पक्षी कहीं से भी उड़ता है, कहीं भी फल खाता है और उससे क्या होती है, जो हमारी वनस्पति है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती रहती है। जो बीज हैं डाल देते हैं, जिसके कारण सघन वनस्पति का क्षेत्र बना हुआ है। वर्तमान में यह जनसंख्या का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अरब सागर के जितने भी द्वीप हैं, अरब सागर के लगभग जितने भी द्वीप हैं वो किस प्रकार के द्वीप हैं, कोरल प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप हैं, मूंगा निर्मित द्वीप हैं। लक्षद्वीप और उसके अनेक जो द्वीप हैं इसके श्रेष्ठतम उदाहरण माने जाते हैं। और अंध महासागर में भी इस प्रकार की अनेक संरचनाएं देखने को पाई जाती हैं। ये हमने बात किसकी की थी, प्रवाल और प्रवाल भित्ति की। एक होता है प्रवाल, इसी में बात करते हैं आगे।
कि कोरल रीफ बात करी हमने 3 प्रकार की होती हैं। चौथा मैंने आपको बताया, क्या बताया था, मूंगा द्वीप बताया कि मूंगे से एक द्वीप का निर्माण होता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, मूंगा द्वीप के नाम से जानते हैं। आगे सुनिए, एक होता है प्रवाल विरंजन। क्या होता है, प्रवाल विरंजन। देखिए होता क्या है कि सागरीय जल के तापमान में जैसे ही वृद्धि होती है, देखिए मूंगे के जीवित रहने के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता पड़ती है। हमने यही बात की थी कि मूंगे के जीवित रहने के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता पड़ती है, और जैसे ही तापमान में बढ़ोतरी होगी क्या होगा, क्या मूंगा जीवित रहेगा, मूंगा जीवित नहीं रहेगा। तो सागरीय जल में तापमान की वृद्धि के कारण प्रवालों का जो मुख्य भोजन होता है हरे रंग का शैवाल होता है। हरे रंग के शैवालों का जो रंग होता है, प्रकाश संश्लेषण में बाधा उत्पन्न होती है। बाधा उत्पन्न के कारण क्या होता है, उसका रंग कैसा हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। जब सूर्य की किरणें शैवाल तक नहीं पहुंचेंगी, हम कह सकते हैं तापमान में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण क्या होगा, तापमान में अत्यधिक वृद्धि होने से प्रवालों का जो मुख्य भोजन होता है हरे रंग के शैवालों को खाते हैं। हरे रंग के शैवाल होते हैं, जब सूर्य की किरणें नहीं पहुंचेंगी उसके कारण क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण में बाधा उत्पन्न होगी। बाधा उत्पन्न होने से जो हरे रंग के शैवाल हैं सफ़ेद रंग के शैवाल में परिवर्तित हो जाते हैं। यह जिसे प्रवाल ग्रहण नहीं करते हैं। हरे रंग का शैवाल खाने की उसको आदत है, जैसे ही उसका रंग परिवर्तित हो जाता है वो उसको खाना छोड़ देते हैं। कह सकते हैं कि प्रवाल उसको ग्रहण नहीं करते हैं और ये जो प्रवाल हैं वो मरने लगते हैं। ये जो प्रवाल हैं वो मरने लगते हैं। इस प्रकार की जो स्थिति होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रवाल विरंजन। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रवाल विरंजन। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या सूर्य की किरणों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ही तापमान अधिक बढ़ता है हरे रंग का जो शैवाल होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होती है, बाधा उत्पन्न होती है। और जैसे ही बाधा उत्पन्न होती है तो हरे रंग का जो शैवाल है उसका रंग परिवर्तित नहीं होता। कैसा रंग हो जाता है, उसका सफ़ेद रंग हो जाता है। और जैसे ही रंग इसका सफ़ेद होता है तो यह जो मूंगा होता है उसको ग्रहण नहीं करता है। अब मूंगा उसको ग्रहण नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इस प्रकार की जो स्थिति होती है उसको बोलते हैं प्रवाल विरंजन। इस प्रकार की जो स्थिति पाई जाती है हम उसको क्या बोलते हैं, प्रवाल विरंजन। दूसरी बात आती है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण कि सर्वाधिक प्रवाल विरंजन से प्रभावित महासागर कौन सा है। तो उसमें अगर हम बात करें तो हिंद महासागर है, क्योंकि एल नीनो भी इसमें सहायक होती है। हिंद महासागर है उसमें सर्वाधिक प्रवाल विरंजन पाया जाता है और एल नीनो भी इसमें क्या होती है, सहायक होती है। आपको पता है तेज़ गर्म धारा है उसके कारण क्या होती है, एल नीनो भी उसमें सहायक होती है, जिसके कारण भी जो प्रवाल है वह मर जाता है। वर्तमान समय की अगर बात करें तो कितने प्रतिशत जो प्रवाल हैं वो संकटग्रस्त स्थिति में है। 58% जो प्रवाल हैं वो क्या हैं, संकट की स्थिति में। 1999 में इस प्रकार का कोई सर्वे हुआ था जिसे पता चला था कि ये जो प्रवाल हैं वो संकट की स्थिति में वर्तमान समय में है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रवालों में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। प्रवालों में अत्यधिक विविधता पाए जाने के कारण इन्हें कौन सी उपमा दी जाती है, इनको बोलते हैं महासागरीय वर्षावन। महासागरीय वर्षावन। प्रवालों में अत्यधिक विषमता पाई जाती है जिसके कारण इनको महासागरीय वर्षावन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा इन्होंने कहा कि किस संघ का जीव है, सिलेंट्रेटा संघ का जीव है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है, महासागरों में पाया जाता है और करक और मकर रेखाओं के मध्य अंतःसागरीय जो चबूतरे होते हैं उस पर इस प्रवाल का क्या होता है, निर्माण होता है। आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन सुनिए, प्रवाल मुख्य भोजन क्या है उसका, अपने चारों तरफ किसका फूल बनाता है, ठीक है। और प्रवाल के जीवित रहने के लिए जल की लवणता बताएंगे आप मुझे, और जो लवणता पाई जाती है वो किस में पाई जाती है उसका भी उल्लेख करेंगे। जो लवणता है उसका मापन हम किस में करते हैं इसके बारे में भी आप मुझे कमेंट करके आंसर दें। और एक प्लीज़ कमेंट अवश्य करें ताकि पता चले कितने स्टूडेंट ले रहे हैं क्लास, तो उसका थोड़ा सा आइडिया रहे कि हम इतनी जो मेहनत कर रहे हैं कम से कम हमारे बच्चों तक वो चीज़ पहुंच रही है नहीं पहुंच रही, ठीक है। तो आप कमेंट ज़रूर करें ताकि जो भी आपकी समस्या है हम उससे अवगत हों और आपकी उन समस्याओं का हम समाधान करने में समर्थ हों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।